ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 111 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर्स करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर सॉल्व MCQs भी हैं और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो जो सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको करवाए जाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अभी आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, एमसीक्यूज के बाद इसके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। सो पहला ये कि राइट डिफरेंसेस इन परसेप्शन, जो है वो डिफरेंसेस लिखे हैं परसेप्शन के अंदर। और उसके बाद ये कि जो इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वो क्या है। इसके अलावा ये कि डायरेक्ट टेक्स्ट क्या है और इनडायरेक्ट टेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। और डिस्क्राइब करें न्यू टेररिज्म को और डिफरेंस बताएं अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल इन दोनों के दरमियान। सबसे पहला यहाँ पर मौजूद है एमसीक्यूज में कि कौन से ईयर के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास्ड हुआ था। वो हुआ था 1773 के अंदर। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि अथॉरिटी जो है वो पावर होती है किसकी वजह से, ड्यू टू सम फॉर्मल हिरार्की की वजह से ही अथॉरिटी जो है वो पावर होती है। उसके बाद ये कि PAS ये जो है एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सो सेकंड वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि टू स्पेसिफाई हु रिपोर्ट्स टू हु, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो हिरार्की की, क्योंकि हिरार्की में क्या होता है ये पता चलता है कि किसका कौन सा लेवल है, कौन ऊपर के लेवल का है और कौन नीचे के लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद ये जो ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का, जब कंबाइन किया जाता है एक साथ कॉमन इंटरेस्ट के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, ऑल ऑफ द गिवन जितने भी ऑप्शन है, जैसे कि टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर डिपार्टमेंट है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का डिस्क्राइब करता है फंक्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के, वो है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 इज द आंसर हियर। और इसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेन पर्पस है जुडिशियल कंट्रोल का, वो है कि डिटरमाइन करना लीगलिटी जो है एक्ट्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के। सो लास्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि पाकिस्तान के अंदर जो टर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, 5 ईयर्स की होती है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो दूसरी आती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इंश्योर करता है एस्टेब्लिशमेंट एनएफसी की, वो है 160 का 1। उसके बाद ये कि हु एट दी, किसके पास जो वो सिविल अथॉरिटी थी इन्फोर्स करने के लिए लॉ जो है टाउन में मुगल पीरियड के दरमियान, वो थी कोतवाल। कोतवाल इज द आंसर। उसके बाद ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो मेन गोल है गवर्नमेंट का वो क्या है, वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज द आंसर। उसके बाद ये कि ह्यूमन बींग्स जो वो लेजी हैं, डोसाइल हैं और इसी वजह से वो अवॉइड करते हैं वर्क। ये जो असम्पशन है कौन सी थ्योरी का, थ्योरी एक्स का। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है। एक्स का एजम्पशन काफ़ी नेगेटिव है। उसके बाद ये कि नेशनल असेंबली जो है वो कौन सा हाउस है, लोअर हाउस है। नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस। और NIPA स्टैंड्स फॉर, ये है एब्रीविएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंट रोल है सेट करने में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि ऑटोनोमस बॉडीज की जो है वो हैव देयर ओन, उनके खुद के क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि रिसोर्सेज जिनको मैनेज होना होता है अचीव करने के लिए गोल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में, उनके लिए टर्म यूज की जाती है क्या, प्लानिंग। सो प्लानिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि किसके पास सिविल अथॉरिटी थी इन्फोर्स करने के लिए लॉ टाउन में मुगल पीरियड के दरमियान, सो वो थी कोतवाल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो आता है सिलेक्शन से पहले, वो है रिक्रूटमेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्रुप, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्रुप है सिविल सर्विसेज का, उसके लिए टर्म यूज की जाती है क्या, ऑक्यूपेशनल ग्रुप इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो एकेडमी होती है कॉमन ट्रेनिंग के लिए CSPs की, वो क्या कहाँ पर है, लाहौर में है, वो लाहौर इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि जो ऑफिसर्स हैं इकोनॉमिक पूल के, उनको ड्रॉ किया गया किससे, बोथ ऑफ द अबव, जिसके अंदर CSP है और अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज। सो बोथ ऑफ द अबव इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कितनी सीट्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, 10 सीट्स। सो 10 इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिसएडवांटेजेस में से एक है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो है इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स। और नेशनल असेंबली लोअर हाउस से ये रिपीट हुआ है।
और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है रिक्रूटिंग एजेंसी है किसके लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और प्रोविजनल के लिए भी, बोथ ऑफ दी अबव इसका आंसर है। और प्लानिंग का जो है इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, सेट करने में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ऑटोनोमस बॉडी का खुद का क्या होता है, गवर्नर। और रिसोर्सेस जिनको मैनेज होना होता है अचीव करने के लिए, गोल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में, उनके लिए टर्म है क्या, प्लानिंग। और इनमें से कौन सा जो है वो पहले आता है, सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होती है फिर ही सिलेक्शन की जाती है, एक पूल बनाया जाता है। और अकेडमी जो होती है कॉमन ट्रेनिंग के लिए सीएसपी की, वो कहाँ पर है, लाहौर में। और जो ऑफिसर्स है इकोनॉमिक पूल के, वो ड्रॉ हुए थे इनमें से बोथ ऑफ दी अबव, जो ऑप्शन आपको दिए गए ये रिपीट हुआ है। और 10 सीट्स नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें है कि इसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स जो है वो शामिल हैं। और जो यूज़ है प्रोसेसेस का कि चेंज किया जाए रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में, वो खिलाया जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। उससे जो है वो चेंज कर दिया जाता है रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में। रिसोर्सेज के जरिए हम बना देते हैं चीज़ें और सर्विसेज भी प्रोड्यूस करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीएम्बल का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ईयर के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेवलप हुआ था, वो हुआ 1955 के अंदर। और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो सीट्स हैं वो 10 है, रिपीट हुआ ये। और उसके बाद ये कि वर्किंग एरा क्या था वर्किंग का, चेस्टर वन बर्नार्ड का टेलीफोन कंपनी में एज अ प्रेसिडेंट, वो था 1927 टू 1948 इज द आंसर। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो मेन गोल है गवर्नमेंट का वो क्या है, वेलफेयर है लोगों की, यानी कि वेलफेयर ही होती है असल में गवर्नमेंट का जो मेन मकसद होता है आने का, कि लोगों की वेलफेयर हो सके। और उसके बाद ये कि किसने बनाया ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इज द आंसर हेयर। और गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्या क्या शामिल है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, लेजिस्लेचर भी है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हेयर। और नेम क्या था उस बुक का, जो जो बुक थी चेस्टर वन बर्नार्ड की, वो था द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद इनमें से कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो बुक है जिसका नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल की तरफ से वो पब्लिश हुई फ्रेंच में। और विजिबल एक्शन कहलाया जाता है क्या, बिहेवियर। गवर्नमेंट प्रोसेस है किसका, गवर्निंग का, गवर्न करने का। एचआर डिपार्टमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए टर्म यूज की जाती है इनमें से कौन से फंक्शन की, स्टाफ फंक्शन की। और फर्स्ट स्टेप जो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, वो क्या है, प्लानिंग जो है फ्यूचर नीड्स के लिए। और इनमें से कौन सा जो है वो कैटेगरी है, सिविल सर्विसेज की। सो जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ बताए गए हैं, जिसमें जर्नलिस्ट है, सेमी टेक्निकल स्पेशलाइज और प्योरली टेक्निकल सर्विसेज। उसके बाद इनमें से कौन सा फीचर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, वो है प्रॉफिटियरिंग। बाकी है पर्सनैलिटी, एफिशिएंसी और प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट। उसके बाद इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो है एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग इज द आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, वो डिसएडवांटेजेस में से है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो है इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग। इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन जो है वो खिलाया जाता है फादर जो है मॉडर्न मैनेजमेंट का, वो है हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। और उसके बाद ये कि पर्पस क्या था एस्टेब्लिशमेंट का, ईस्ट इंडिया कॉलेज का इंग्लैंड के अंदर, ट्रेन करना लोगों को एंट्री के लिए इंडियन सिविल सर्विस के अंदर। सो दिस वन इज द आंसर। और इनमें से कौन सी कंपनी बनाई गई, इस्टेब्लिश की गई दिसंबर 31 1600 में, वो की गई ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो पॉलिटिकल हेड है किसी भी मिनिस्ट्री का, वो मिनिस्टर होता है। किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर आप देखें डिफरेंट मिनिस्टर्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो अपनी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। और जो मेन फोकस है कोऑर्डिनेशन का डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन की, वो इनमें से क्या है, ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर एनहेंस करना है एफिशिएंसी, रिड्यूस करना है एम्बिग्यूटी, डेवलप करना सिक्वेंशियल एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट, और उसकी बिगिनिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है, वो है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट दूसरे से अलग है, उसका एक स्टार्ट होता है, उसकी एक एंड होता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ईयर के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई सब कॉन्टिनेंट में, 1857 में। और उसके बाद ये कि अली जो है वो गोइंग टू ट्रांसफ़र, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे स्टेशन, और उसको हाई सैलरी मिलेगी, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया
ट्रांसफ़र अपनी फैमिली की वजह से। अब यहाँ पर ये जो है इसको हम डिफाइन करेंगे तो कौन सी टर्म का यूज़ करेंगे, वो है नीड फॉर एफिलिएशन। वो नीड फॉर एफिलिएशन की वजह से ऐसा किया अली ने। अब है सब्जेक्टिव पार्ट। सो पहला क्वेश्चन ये कि राइट डिफरेंसेस इन परसेप्शन। सो डिफरेंसेस इन परसेप्शन लिखें, लोगों के परसेप्शंस के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में। सो ये जो है मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स में से एक है। लोग जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, नॉलेज की और एक्सपीरियंस की, अक्सर वो परसीव करते हैं सेम फिनोमेना को, सेम चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनके पास नॉलेज अलग होती है, उनकी एजुकेशन अलग होती है, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। और तो फिर सपोज करें कि एक न्यू सुपरवाइजर जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के लिए और हाई क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए। सो कुछ लोग इसको देखते हैं प्रेज ड्यू टू वर्कर के नाइस बिहेवियर की वजह से सुपरवाइजर के लिए। सो लैंग्वेज डिफरेंसेस भी जो है अक्सर क्लोजली जो वो रिलेट करते हैं डिफरेंसेस से इंडिविजुअल परसेप्शन के अंदर। उसके बाद ये कि इम्पोर्टेंस क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। बहुत इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न ये कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है कॉमन थ्रेड जो है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट प्रोसेसेस के लिए, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, लीडिंग की, कंट्रोलिंग की, टीम वर्क की वगैरह की। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो एनेबल कर सकता है मैनेजर को कि वो ड्रॉ करें वेस्ट अरे ऑफ टैलेंट जो कि अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में। और मैनेजर जो है स्पेंड करते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन के अंदर। कभी कभी रेयरली, बहुत ही कभी ऐसा होगा कि मैनेजर वो अलोन हो, अकेले हो अपनी डेस्क के ऊपर, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो। इनफैक्ट मैनेजर जो है वो स्पेंड करते हैं ज़्यादातर वक्त फेस टू फेस इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ या कस्टमर्स वगैरह के साथ। उसके बाद ये कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है एग्जाम्पल के साथ बताएं। टैक्स जो है वो फॉल करते हैं दो कैटेगरी में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो होता है जो कि लगाया जाता है डायरेक्टली तौर पे इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर, किसी की इनकम के मुताबिक लगाया जाता है कि किसी की इनकम जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उसके मुताबिक उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है वो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर्स या आउटले के ऊपर लगाया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिए तो अब वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो सब पे जो है वो लगेगा, चाहे वो कोई अमीर है चाहे वो कोई गरीब है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इस तरीके से लगाए जाते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट टैक्स देखें किस तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं तो उसमें इनकम टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, वर्कर्स वेलफेयर टैक्स भी आ जाता है, कैपिटल टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट की बात करें तो कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है और एक्सरसाइज ड्यूटी है, ये तमाम इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। नाउ डी डिस्क्राइब न्यू टेलरिज्म। जो मेन क्रिटिकल थ्योरेटिकल क्रिटिक है वो ये कि मैनेजेरियल लिज्म रिप्रेजेंट करता है रिवाइवल फ्रेडरिक टेलर के आइडियाज़ ऑफ एफिशिएंसी, आउटपुट मेजरमेंट, पीस वेज रेट वगैरह। और ये आर्ग्यू होता है कि पीछे जाना इस थ्योरी में इग्नोर करता है जो डेवलपमेंट है ह्यूमन रिलेशंस की और दूसरी थ्योरीज है। और एम्फेसिस जो है एनपीएम का या फिर मैनेजेरियलिज्म का वो है कि कंट्रोल करना गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डिसेंट्रलाइज करना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ जो है वो देखा जाता है एज अ मैनेजमेंट फिलोसफी, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ न्यू टेलरिज्म। ऑथर्स जैसे कि पॉलिट देखते हैं मैनेजेरियलिज्म को एज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और ये कि ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट जो है वो आर डाउन प्लेड। उसके बाद ये कि डिफरेंस बताएं अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल इन दोनों के दरमियान। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो लियोनार्ड डी वाइट के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी क्या है, सम टोटल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशनल रूल और प्रेसिडेंट और जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं जिसके जरिए मीन जो है पब्लिक ऑफिशियल के जो है वो हों अकाउंटेबल उनके ऑफिशियल एक्शन के लिए। और इससे मुराद फॉर्मल और स्पेसिफिक लोकेशन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कि वेस्टेड होती है एक पर्सन में, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पर्सनल और मॉरल कोनोटेशन है। और ये जो है नेसेसरीली तौर पे रिलेट नहीं करता फॉर्मल स्टेटस और पावर के साथ। अकाउंटेबिलिटी को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है एज अ आंसरेबिलिटी होना एक पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी जो है वो काइंड है मैनेजमेंट कंट्रोल की, और कंट्रोल प्रोसेस होता है जिसके जरिए इंश्योर किया जाता है कि एक्चुअल एक्टिविटी उसी तरह हो जिस तरह इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है और जो लेट डन प्रोसीजर है। कंट्रोल हेल्प करता है मैनेजर को मॉनिटर करने में
जो इफेक्टिवनेस है मैनेजर्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।